कि वो है भाषा के मामले को लेकर के एक समग्र दृष्टिकोण। हाँ। उसमें 2-3 बिंदु बनते हैं बाबा। एक तो ये कि भारत में अभी 14 भाषाएं प्रचलित हैं, बोलियों को छोड़ भी देते हैं। ठीक है। तो बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, पहला सवाल। एक तो भाषा फार्मूला, जैसे लोकल भाषा पढ़ाएं, उसके बाद हिंदी पढ़ाएं, उसके बाद अंग्रेजी, ऐसा एक चला था। तो भाषा के आपसी झगड़े की वजह से ये भारतीय भाषाएं तो उपेक्षा में चली गई और अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी का वर्चस्व ज्यादा हो गया। बढ़िया है, वही हुआ ही है। एक दुर्घटना। तो इस मामले में क्या आप कहना चाहेंगे? और दूसरा, भाषा की स्वयं की अक्षमता, सत्य को कहने में, अभिव्यक्त करने में भाषा की जो अक्षमता है, तो उस समय उसको भी देखना पड़ेगा। मानवीय भाषा की बात आप करते हैं, तो जो मानवीय भाषा से आपका क्या आशय है, उसका स्वरूप क्या है, उसके द्वारा भाषा जो समस्याएं सामने हैं उसका निवारण कैसे होगा? देखो, भाषाई विस्तार से प्रकाश डालिए बाबा। ये तो बहुत साधारण बात है। ये इसके लिए अपन इसके पहले भी बहुत सारा इसमें नजीकी बिंदुओं को देखे हैं। तो मानव भाषा कारण गुण गणित के रूप में संपूर्ण होता है। सत्य को उद्घाटित करने के लिए कारणात्मक, गुणात्मक, गणितात्मक भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। ये तीनों मिलकर के मानव भाषा कहलाता है। मानव भाषा की विशेषता यही है, या अर्हता। कारण गुण गणित को विस्तार से समझें। कारण के मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखता है हमको, और जहाँ तक कल्पनाएं जाते हैं, वो ये सब किस विधि से ये है। होने का तो कारण को बताना है, होने का कारण को समझना, होने का कारण को समझने के पश्चात उसमें होना और शास्त्रक गुण को कैसा पहचाना जाए, स्वभाव को कैसा पहचाना जाए, धर्म को कैसा पहचाना जाए, ये बनता है। उसमें से गुणों को जब पहचाने जाते हैं फलों के आधार पर, फलित होने के लिए गुण को पहचानना होगा। गुण के साथ ही क्रियाकलापों का एक निश्चयन हो पाना बनता है। तो ऐसे निश्चयन को पाने के क्रम को हम गुणात्मक भाषा कहेंगे। और जो स्वभाव, धर्म, व्यापक अस्तित्व, इसको समझने का जितने भी भाषा है उसको कारणात्मक भाषा कहेंगे। वो होने का ही ये दोनों बात जुड़ता है। गणितात्मक भाषा स्वाभाविक बात है। गणना मनुष्य के लिए एक आवश्यक ही कार्य है, हर बात के लिए, काल के लिए, विस्तार के लिए, है ना, और इसके लिए, गणना के लिए, ये सभी गणितात्मक भाषा की आवश्यकता है। ये उसको ऐसा देखा गया है, कुल मिलाकर के जोड़ना घटाना कुल मिलाकर के गणित है। कुल मिला के इससे ज़्यादा गणित में कर ही नहीं सकते, इससे कम में कोई गणित होता नहीं। छोटी सी बात, उसमें 2 प्रकार, एक शून्य को पहले रख कर के, संख्याओं को लिख कर के हम घटाना जोड़ना मानते हैं, करते हैं। और उसके दूसरे विधि से शून्य को अंत में रखते हैं। तो ना, किसी भी राशि का एक भागों के साथ जोड़ना घटाना पहले शून्य को रख कर के संख्याओं को लिखने से बन पाता है। और जो किसी राशि को, एक राशि को जोड़ने घटाने की बात संख्या को माने शून्य को बाद में रखने से बन पाता है। ये इस विधि से हम जोड़ने घटाने की काम करते हैं। शायद है इसको पढ़ा हुआ भी करता है, नहीं पढ़ा हुआ भी कर लेता है। काम की गणित सब के लिए सुलभ है, यह सबको आता है। और गुणात्मक कारणात्मक भाषा में आदमी को निष्णात बनाना, पारंगत बनाना एक आवश्यकता है। इसमें क्या हो जाता है, जीव जगत, अस्तित्व, है ना, विकास, जागृति क्रम, विकास क्रम, ये सभी चीज़ें हमको विदित होने की गति आती है। ये विदित होने से हमको ये पता लगता है कि हमारा मूल्यांकन, हमारा स्थिति, हमारा अर्हता को हम गणना कर पाते हैं, फलस्वरूप उसका नियोजित कर पाते हैं। हमारा स्थिति ये पता नहीं है, हम काय को नियोजित करेंगे भाई। अभी शिक्षा में सबसे बड़ी भारी दुविधा यही है, मनुष्य की अर्हता को बिल्कुल भुलावा दिलाना बराबर शिक्षा। भुलावा दिलाए तो स्वाभाविक है, भयभीत होता ही है आदमी,
होने का तो इच्छा सब में होता है, होता भी है आदमी, नहीं होता है ऐसा भी नहीं है, आप हम ऐसा भी नहीं कह सकते। होने के बाद वो बने रहना, होते ही रहना एक इच्छा हो पाता है। ऐसे ही होते रहने के लिए जो कुछ भी साधन है, पहचान है, ये दोनों साथ साथ की आवश्यकता है। पहचान प्रस्तुत करने का भी बिल्कुल निश्चित अवसर चाहिए, और जो साधन चाहिए उतने ही साधन चाहिए। साधन क्या आकाश से आता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है, कहाँ से आता है, सेंध मारने से आता है, उसको सोचने की बात है। उसमें यही निकलता है, मनुष्य अपने श्रम नियोजन पूर्वक प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को स्थापित करता है। वो हर व्यक्ति में ये संभावना बनी हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कर नहीं सकता है। एक दूसरा और एक प्रकृति में यह भी एक अध्ययन है कि हाथी भी अपना पेट भरता है, चींटी भी अपना पेट भरता है, पढ़ने के बाद आदमी पेट नहीं भर नहीं पाता है। ये एक अच्छा काम है ना, परंपरा की शोभायमान कार्य है ये। इस कार्य को संभाल के रखे रहने पर पूंजी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या पूंजी बढ़ेगा? दुखड़ा गाने का पूंजी बढ़ेगा। और उसका विपरीत में आदमी को सार्थक शिक्षा दिया जाए, समाधानपूर्ण शिक्षा दिया जाए, स्वावलंबन शिक्षा दिया जाए, और स्वयं में विश्वास करने योग्य शिक्षा दिया जाए। इसके लिए आप हमें यदि समर्थ मानते हैं, इसमें अपने को प्रवृत्त होना चाहिए। वो उसमें हम प्रवृत्त होने में हमारा निष्ठा है, खत्म, छोटी सी बात, ठीक है ना। ऐसी निष्ठा की बात आती है, उसमें जो जो अपने को अर्पित करना चाहते हैं ये प्रवाह बनेगा। ये जैसा बेवकूफ़ी का यदि प्रवाह बन सकता है, समझदारी का भी प्रवाह बनेगा। ये बेवकूफ़ी के लिए आदमी जब तैयार हो पाता है, सिर कटाता है, ठीक है ना, दीनहीन बेवकूफ़ बन करके घूमता रहता है रास्ते में, उसके बदले में बुद्धिमान, योग्य और चरित्रवान, व्यक्तित्वशाली, उपयोगी, स्वावलंबी और संसार को उपकार करने वाले व्यक्तित्व को तैयार किया जाए। यही आज की आवश्यकता है। उसी को जांचना इसके क्रम में आप हम यहाँ जुटे हैं। मेरे अनुसार क्या इससे ये सब संभव है या नहीं है? अभी जो हम जो करने जा रहे हैं, इसी को जांचने की क्रम है। ये संभव है तो उसमें अपना जी जान लगाने की कथा है। यदि नहीं हो पाता है तो जैसा हो रहा है उसको भोगने की कथा है। भोगने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, भोग ही रहा है आदमी, ठीक है। यदि लायक बनाने की बात आती है, अपने जी जान लगाना चाहिए, यही बनता है। हाँ, आगे भाषा के संदर्भ में ये बात, भाषा पर बात हो रही है। भाषा वो कारण गुण गणितात्मक भाषा। हाँ, उसके संदर्भ में ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि शब्द में अर्थ होता है। अभी तक हम ऐसा मानते रहे हैं, अभी तक जो भी भाषा है, हाँ, वो इतिहास के अनुसार वस्तु में अर्थ होता है, ये बात स्पष्ट हो जाए। हाँ, स्पष्ट होना चाहिए। उस आधार पर अस्तित्व की सारी वस्तुओं को हम समझ लें, बहुत बढ़िया, उसके लिए नाम दे दें। ये अगर हम अप्रोच लेते हैं, सही बात, ये बढ़िया है। हाँ, भाषा को ठीक से समझा जा सकता है। और इतनी जो भाषाएं हैं, इनमें जो भी विभिन्नता दिखती है ना, उसको भी ठीक किया है। हाँ, कुल मिला करके भाषा का मतलब है कुल मिला करके वस्तु बोध होना। जैसा अस्तित्व एक शब्द है, राम एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है। इस शब्द तो हम जानते ही हैं। मैं समझता हूँ ये यहाँ जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं। अस्तित्व बोध हो जाए, अस्तित्व वस्तु है, व्यापक वस्तु, एक वस्तु का समुच्चय को हम अस्तित्व कह रहे हैं, वो वस्तु बोध हो जाए, इसका नाम है अध्ययन। पहले जो कहते हैं नाम का स्मरण, नाम को याद रखो, हमको पहले शब्द को ही प्रमाण बताते रहे, जबकि वस्तु प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में लिखा है शब्द प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण, उसके बाद प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, ऐसा लिखा हुआ है। 3 प्रमाणों की चरित्र ही, इतिहास ही लिखा है, राम कथा लिखा है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही लिखा है। और उसके बाद शास्त्र प्रमाण। क्या करोगे?
ठीक है। तो उसके बाद आए यंत्र प्रमाण। किस प्रमाण के साथ आदमी चले? आदमी के लिए क्या चीज़ है, क्या प्रमाण है? मनुष्य के लिए जो अनुभव किस में होता है? मनुष्य में होता है। और व्यवहार कौन करेगा? मनुष्य करेगा। प्रयोग कौन करेगा? मनुष्य करेगा। क्या क्या प्रमाण हुआ? अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण ही मानव परंपरा का सम्मानजनक प्रमाण है। बाकी प्रमाण ठीक है, अपन भोगते आए हैं। ऐसी बनी हुई महाराज जी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी है, हमको बताया गया है। ये भी, उसमें भी ऐसे ही व्याकरण का भी ऐसे ही मंतव्य है। जो पद जो होता है, माने जो कुछ भी पद हमको समझ में आता है वो सब का सब शब्दों में होता है, जबकि वस्तु में पद होता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? हम ये सबको कैसे हम मान लें कि यदि उसी को मानते हैं तो उसी को मानते रहें। उसी को मानने पर ये सब परिणाम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। उसका परिणाम मैं अभी बोला, करोड़ों करोड़ों आदमी बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। ये सब किस आधार पर आ गया? इतिहास के आधार पर तो आए हैं। इतिहास के अनुसार जो कुछ भी मान्यता है, उन मान्यताओं के आधार पर, यंत्र प्रमाण के आधार पर हो, शब्द प्रमाण के आधार पर हो, ठीक है ना भाई, और स्मृति के आधार पर हो, श्रुति की आधार पर हो, विद्वता को प्रदान करने की बात हम कह रहे हैं, इसी फॉर्मेट में कर ही रहे हैं, ठीक है ना। श्रुति स्मृति ये दोनों चीज शब्द प्रमाण के आधार पर ही है। और इस प्रकार से हम विद्वानों को बनाने के बाद सड़क में घूम ही रहे हैं। अब क्या करोगे? इसीलिए समझदारी संपन्न परंपरा को स्थापित करने की जरूरत है। समझदारी जो आती है परंपरा में, और अस्तित्व सहज विधि से ही आता है, नियति सहज विधि से आता है, विकास सहज विधि से आता है, जागृति सहज विधि से आता है, जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। इतनी ही बात है, छोटी सी काम है, इसको संपन्न किया जाए। गणित पर आते हैं बाबा कि इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि आपने शिक्षा के मानवीकरण की बहुत गहरी बातें की हैं। गणित एक विषय है, तो गणित विषय का मानवीकरण क्या संभव है और कैसे होगा? एक दूसरी बात कि गणित जो है, जिसको हम लोग संख्याओं का खेल जोड़ घटाना मानते हैं, पढ़ते भी हैं परंपरा से, उसके ऊपर आपने बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण दिया है। ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना, किताबों में पढ़ा। तो उसको थोड़ा स्पष्ट करके कि गणित के बाबत आपका दृष्टिकोण क्या, आपने विचारधारा दी है, और गणित का मानवीकरण करके कैसा आप उसको पढ़ाएंगे लोगों को? गणित का, शिक्षा का मानवीकरण की बात की गई है, और गणित का मानवीकरण की कोई बात जिक्र नहीं किया है। पहले एक तो बात होगा, जो शिक्षा का मानवीकरण होगा, तो क्या है, मानवीकरण का मतलब है समझदार बनाना। तो उसमें से ये बात आता है, जो भाषा आता है वो कारण गुण गणितात्मक भाषा है, ये बात आया। इसी इन तीनों का परस्पर पूरकता विधि से पहचानने की आवश्यकता। तो गणना मर गणित, अभी मानव व्यवहार दर्शन में लिखा गया है, गणना को अपन गणित लिखा है, परिभाषा किया है। गणना के बारे में क्या कहा है भाई? जोड़ना घटाना, इतने ही बात किया है। शून्य पूर्व शून्य पर, इतने ही लिखा है। पहले शून्य लिख करके गणना करना, और बाद में गणित शून्य को लिख करके गणना करना। क्या गणना? जोड़ना घटाना। अभी जितने भी करेगा, जो आदमी जितने भी करेगा ना, इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता। गणित का मतलब इतनी ही संभावना है, इससे लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है। कोई भी कैलकुलस पढ़ लो, जोड़ना ही है, घटाना ही है। नाम आप 2000 रख ले, 2000 किताब पढ़ ले। हम आज इसमें ज्योतिषी की सारे गणित विधियों को देखा, वो सबका अर्थित नहीं है, जोड़ना ही है, घटाना ही है। काल के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। विस्तार के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। दूरी के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है।
तोल के विधि से चलो, जोड़ना घटाना है। इसके अलावा दूसरा कुछ कर दोगे, ये कुछ आदमी की बल की रोग नहीं है। ये 700 करोड़ आदमी का बल की रोग नहीं है, और कुछ कर दें ठीक हो गया। ये इसको अपने को समझने की आवश्यकता है, इसमें निश्चय इनकी आवश्यकता है ना। और वृथा भ्रमित होने का कोई मतलब नहीं। गणित का कोई मानवीकरण का मतलब नहीं बनता है, शिक्षा का मानवीकरण का बनता है। अंतर्गत हाँ जी, विषय को पढ़ाएंगे। हाँ, गणित को सिखाएंगे। ठीक है। तो गणित का अभ्यास जो है ना, जोड़ घटाना ही है, इतना ही है। कितनी छोटा सा बात, जितनी ही बड़ी बात, जोड़ना घटाना। हाँ बोलिए। एक तो ये बात मतलब कही गई कि गणित का मतलब गणना है, और उसको अगर देखेंगे तो मूलभूत रूप से जो हम क्रिया कर रहे हैं उसमें जोड़ने घटाने की क्रिया ही कर रहे हैं, इतना दिखाई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि गणित वस्तु मूलक है। अभी जो गलती होती है, अभी जो गणित में हम मतलब बहुत जगह जाकर उलझ जाते हैं, उसका कारण ये है कि सांख्यिकी वस्तु के साथ जो गणित का जुड़ाव है, गणना का जुड़ाव है, उसको जब हम छोड़ देते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो हमको लगता है कि हम जीने में उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना, ये कठिनाई है। तो अगर गणित करते हुए, गणना करते हुए, है ना, उससे जो वस्तु की बात की जा रही है, उस वस्तु को साथ साथ हम बनाए रखें, है ना, उस वस्तु के सापेक्ष में हम गणना की बात करें, तो ये कठिनाई दूर हो सकती है। उसका नाम है वस्तुमूलक गणित। हाँ, इसलिए वस्तुमूलक गणित की बात। जैसे एक उदाहरण में लेता हूँ, अभी एक इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है, जैसे √2 जो है वो इरेशनल नंबर कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? अतार्किक, अपरिमेय संख्या कहते हैं उसको। अपरिमेय। वो ये कहते हैं कि आप ठीक ठीक उसको बता नहीं सकते कितना होगा। ठीक, अब √2 को जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो एक इकाई का वर्ग अगर आप लेंगे तो उसकी कर्ण की जो लंबाई होती है वो √2 होती है। एक वर्ग बनाए जिसकी 4 भुजा है, चारों भुजा 1-1 सेंटीमीटर की है, उसके कर्ण को 2 कॉर्नर को मिला देंगे तो वो कॉर्नर की लंबाई √2 मतलब वर्गमूल 2 के बराबर होगा। अब ये जो है √2 को आप संख्या में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उस लंबाई को बताना चाहें तो ठीक ठीक बता सकते हैं, उसको धागे से नाप के बता सकते हैं कि √2 है। ये ठीक है। अब इसमें इरेशनल कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल रैशनल है। पॉइंट के बाद उसमें इनफिनाइट तक आता रहता है, इसलिए उसको इरेशनल बोलते हैं। हाँ, उसको आप अपनी बनाई हुई संख्या विधि में नहीं लिख सकते हैं, है ना, लेकिन वस्तु के रूप में तो है। हाँ, उसको हम पकड़ा सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। ये संख्या को लेकर के हम उलझते हैं, मैंने 1 से 9 तक की जो संख्या बनी हुई है इसको लेकर के हम उलझ जाते हैं। वही, हाँ, वस्तु को भूल करके शुरू करते हैं तो 1 से 1 दिग्गज है, इसलिए जो गणित है ना। ये ऐसा नहीं है, जो 4 नहीं होता है 2-2 4 3.5 भी होता है। अब क्या करोगे तुम? सिर कूटोगे कि पैर पटकोगे, डांस करोगे, क्या करोगे? वस्तु को छोड़ करके चला, माने ये जितने गफलतबाजी है वो सभी गणित बताता है। कितना बताता है, कैसा बताता है? वस्तु को छोड़ने की बात। वस्तु के साथ गणित चलता है तो बिल्कुल कुत्ते जैसा चलता है वो। जैसा कुत्ता अपने दाना पानी देने वाले के पीछे दौड़ता है ना, वैसे संख्या दौड़ता है। 1 - 1 कैसे = करता है? 0 हो जाता है गणित में। पर एक वस्तु में एक वस्तु घटती नहीं। बोलो, वास्तविकता एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से घटाओ 0 हो जाए, ये हो पाता है? ये कितना शुद्ध झूठ है, आप सोच लो, शुद्ध झूठ। इसलिए जो है गणित से जो भाव जाता है वर्तमान में तो कुछ और ही जाता है वर्तमान गणित। तो उसी के मानवीकरण की बात कर रहे थे महाराज जी। हाँ, अब दूसरा ये क्या है, ये कुल मिला करके ये देश और काल से संबंधित बात है। भाई यहाँ 2 व्यक्ति थे, यहाँ से दोनों व्यक्ति चले गए,
दो में से एक व्यक्ति चले गए, उसमें कौन सा ये संख्या कौन सा काटने आएगा आपको? नहीं काटने आएगा। नहीं 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 है, एक ऋण एक आदमी बराबर शून्य आदमी, वो होता नहीं है। आप समझ गए? सफेद झूठ कैसा समाई हुई है, ऐसा बनता है। ऐसे बहुत सारे नजीरे आएंगे अपने सम्मुख। इसीलिए वस्तुमूलक विधि से गणित अपने आप से ये जो 9 संख्या उच्चारण करते हैं, ये पाला हुआ कुत्ते जैसा दौड़ता है। जब वस्तु को छोड़ दिया ना, पागल कुत्ता जैसा काटने दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? वो भी कुत्ते ही है, पागल कुत्ते जैसा काटे दौड़ता है, आदमी को दौड़ाता है। फिर उसमें 2 तरह के इम्प्लीकेशंस दिखाई पड़ने लगते हैं। एक तो ये कि उसके आधार पर बहुत सारे संख्याओं का जो मैनिपुलेशन होता है, उससे पैराडॉक्सेस हो जाता है, अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। संख्या किस तरह से वास्तव में नहीं दिखता, वास्तविकता से जोड़ने जाए तो फिर वो ठीक हो जाता है। दूसरा ये है, ये सांख्यिकी वाला मुद्दा दूसरा है। दूसरा मुद्दा यह है कि हम संख्या के आधार पर तृप्त होने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो नेशनल पर कैपिटा इनकम और इस तरह के जो मुद्दे, मुद्रा भी आ जाती है। हाँ, पूरी सांख्यिकी के आधार पर तय करना और उसके आधार पर कुछ घोषणाएं कर लेना, है ना। वास्तविकता को छोड़, वास्तविकता के साथ साथ करें तो ये उपयोगी है। वस्तु ही वास्तविकता को व्यक्त करता है, ये बात हो चुकी है आप हमारे समझ में। संख्या वास्तविकता को बताता नहीं है। वस्तु को गणना करने के लिए संख्या 1 2 3 लगाए हैं। वस्तु को छोड़ने के बाद पागल कुत्ता जैसा काटता है। कैसा काटता है आदमी को? पागल कुत्ता जैसा दौड़ाता है, वैसा संख्या आदमी को दौड़ाता है। फिर ये औसत फिर क्या है? 66.69 या ऐसे ही इतना हुआ, 57.12, ये वस्तु नहीं। वस्तु क्या आप बताइए ना भाई, आप ही बताइए। मतलब 3.5 आदमियों ने वोट दी। हाँ लीजिए सर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। गणित में होता है, लेकिन यथार्थ में जैसा होता जैसा हो कहते हैं, कह रहे होता है क्या पूछा आपके मति से? नहीं होता है, खत्म हो गई बात। इतने अच्छे हैं गणित। लेकिन अगर हमको वास्तविकता की पकड़ है, हाँ, है ना, हाँ, तो ये हमको पता लगता है ना, कि अगर 400 आदमी थे तो उसमें 14 आदमी ने वोट दिया होगा। हाँ, ये हमको समझ में आता है। यही वस्तुमूलक है। हाँ, तो वस्तु को छोड़ दो, है ना, 4.5% वोटिंग हुआ, हाँ, है ना। हाँ, तो इसमें जो है ना 12 आदमी कौन सा होता है, आप ही बताओ। बताए ना, वस्तु को छोड़ने के बाद वो संख्या पागल कुत्ता जैसा आदमी को दौड़ाता है, वही संख्या आदमी को दौड़ाएगा। उसके पहले आदमी के पीछे पाला हुआ कुत्ता जैसा संख्याएं आते रहे। यही इसका उदाहरण बन सकता है। ठीक है ये? हाँ। अब इतिहास के ऊपर आते हैं। हाँ। ये पहला सवाल तो ये कि अभी तक जो इतिहास लिखा गया है, जिसको हम लोग पढ़े, वो आपको कैसा दिखता है? एक भैया। दूसरा, क्या वाकई उस इतिहास से मनुष्य को कुछ सबक लेने लायक कोई सारभूत बात वहाँ से निकलती है? 2। और तीसरा, अगर आप उसकी सहमति इतिहास की उस तरीके से नहीं है जो इतिहास के नाम पे हमको पढ़ाया जाता है, जो लिखा है किताबों में, तो वास्तव में इतिहास क्या होना चाहिए? बढ़िया कहा दिया आपने। देखिए, मानव परंपरा का जो समीक्षा जो होती है, अभी तक की मानव परंपरा कैसा गुजरा, उसको हम स्मरण करने के लिए विधियों को जो अप्लाई करते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है? ये मूल में इतिहास, ऐसा बात को इतिहास कहना, नामकरण करना, ये स्वाभाविक है। जो बीत चुकी है उसको स्मरण में लाने की क्रिया को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है ना भाई? अच्छा, ये सबको समझ में आता है। उस इतिहास में कुछ प्रमुख आयाम हैं या बहुत सारे आयाम हैं।
जैसा आर्थिक विधा को 1000 वर्ष पहले कैसा समझा। माने 1000 वर्ष पहले भी कोई आदमी संपन्न होने के लिए प्रयत्न किया होगा। 1000 वर्ष पहले राज्य को माने सुदृढ़ राज्य को कैसा समझा। 1000 वर्ष पहले संविधान को, सुदृढ़ संविधान को, न्यायिक संविधान को क्या समझा। ठीक है। तो 1000 वर्ष पहले अलंकार को आदमी कैसा करता रहा। 1000 वर्ष पहले कैसा आदमी गाता रहा, नाचता रहा, बोलता रहा। ये सब बातें इतिहास की कड़ियाँ हैं, माने ये सब एक एक भाग है। उसमें मूल मुद्दे में जो हमारे गणना में जो आता है 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले आदमी अपने समझदारी को क्या मानता रहा। नंबर 1, उस समझदारी को आर्थिक पहल में कैसा प्रयोग किया। ठीक है ना। और संबंधों की पहल में, मानव के व्यवहार पहल में कैसा प्रयोग किया। तो मनुष्य में जंगल के साथ कैसा प्रयोग किया, मनुष्य ने धरती के साथ कैसा अपना शक्तियों को प्रयोग किया। क्या बना इतिहास किया, परिणाम क्या निकला। ठीक है ना। इसी में राज्य भी आता है, संस्कृति भी आता है ना, अलंकार भी आता है, ठीक है, कला भी आता है, सब कुछ आता है। इस ढंग से इतिहास को हम विगत में बीती हुई बात को समझना बराबर इतिहास होता है। अभी इतिहास में यही सर्वाधिक पढ़ाया जाता है। उसको ये काटा, इसको ये पौला, ठीक है, क्या है वो, क्या तो आल्हा गा थी भाई, आल्हा, ठीक है ना, गा करके डमरू बजाते, धपला बजाते, आल्हा गाते, ठीक है ना। तो इसको इतिहास माने जाती है। क्या है भाई, सब में कुल मिला करके कथा सुना गया। तो वो उनके एक औरत को अपहरण किया, उठा के ले गया, साले सेना गया, ऐसा पुलिस चटनी जैसा पुलिस कैसे। अब बताओ भला कहाँ की जाए, क्या कहाँ जा करके डूबे, क्या सीखे, क्या पढ़े। ठीक है ना। आप ही बताओ सही, मार काटने में क्या सीखें। हम मार काटना सीखना है तो तब तो पढ़ाया जाए। यदि मार काटना सीखना नहीं है, इसका क्या अर्थ है, आप ही बता दीजिए। ठीक है, सीधी बात, ऐसा दावा बनता है। तो इसीलिए हमारा सोचने के अनुसार ऐसा है, अभी तक मानव इतिहास शुरू हुआ नहीं है। सम्मानजनक भाषा में यदि प्रयोग करो, हम ऐसा प्रयोग करेंगे। मानव इतिहास तो शुरू नहीं हुआ है। अमानवीय इतिहास को मानव इतिहास यदि कहना चाहते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये एक नारियल हमारे तरफ से प्रस्तुत, नारियल चढ़ा दूंगा। अब क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये बात जो है, अभी तक मानवीय इतिहास तो इस धरती पर शुरू नहीं हुई, ये तो बात सही है। अब राक्षस मानव, पशु मानव का इतिहास पढ़ करके मानव तो कोई होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये तो बात हर जगह में ये कथाएं लिखी हुई है। देवासुर संग्राम तो शुरुआत से है। ठीक है, ठीक है, लिखा है कि नहीं? लिखा है। वैदिक ऋचाओं में भी देवासुर संग्राम की बहुत अच्छे बढ़िया लिखा हुआ है। कितना बखूबी से संग्राम हुआ, कौन किसको किस तरीके से काटा, बहुत बढ़िया तरीके बताए काटने का। ठीक है। तो इन बातों से अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। मानव इतिहास के लिए कोई प्रेजेंटेशन इधर से मिलता नहीं है। यही मिलता है, शरीर परंपरा को बनाए रखा, धन्यवाद, नंबर 1। ठीक है। अध्यात्म, देवता, देवी, देवता, ये 3 कुछ शब्दों को हमको सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। और व्यापक वस्तु कोई चीज़ होता है, ऐसा एक हमको ये सूचना दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हम जो है ना शुक्रगुजार ही हैं, कृतज्ञ ही हैं। ठीक है। नंबर 3,
सबसे अच्छी बात यह है, शुभ चाहते रहे, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यही लिखा है महाराज जी। तो आपके लिहाज से बाबा, मानव का इतिहास तो लिखा नहीं गया, अमानवीयता की घटनाओं का जोड़ तोड़ है, तो इतिहास विषय को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, उसका कोई प्रयोजन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अभी आपको क्या कहना चाहेंगे? बात कर रहे हैं ना, इतिहास में यही हम लिखेंगे, जंगल युग में मैंने आदमी का इतिहास बताएंगे, कैसा संघर्ष किया, कैसा अपने को बना के होते हुए आया, परंपरा को बना के आया। ठीक है, उसके बाद पत्थर के युग में, धातु युग में, कविला युग में, है ना, ग्राम युग में कैसा अपने को बना के आया, और उसके बाद जो है ना राजयुग में कैसा अपने को समर्पित किया। ठीक है, राजयुग आने पर क्या आश्वासन मिला, ईश्वर युग आने से क्या, गुरुकुल माने ऋषिकुल गुरुकुल आने से क्या आश्वासन मिला, ये आश्वासन कितना सार्थक हुआ, असार्थक हुआ, इसको हम पढ़ाएंगे। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? मार काटे हमको पढ़ाना है क्या? ठीक नहीं ना। और अब वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा लिखे ही हैं। सवाल इतिहास के विषय, युद्ध और मारकाट की बात हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखिए। हम यही लिखेंगे जंगल युग तक, आज युग तक कनेक्शन कैसा आदमी हुआ है, कैसा परेशान हुआ है, उसको ये लिखेंगे। राक्षस मानव पौष मानव का संघर्ष में आदमी परेशान होता हुआ आया, आज जो है ना मानवीयता का इतिहास को शुरुआत करने की आवश्यकता है, यही लिखा है, यही लिखूंगा हम। अब एक गंभीर विषय पे आते हैं बाबा। हाँ हम लोगों ने ज्ञान नाम का एक शब्द सुना है, हाँ, ठीक है। तो आज जो विज्ञान के कुछ रूपरेखा पहले भी रही होगी, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो आधुनिक विज्ञान क्या है, उसको क्या होना चाहिए, पुराना उसका स्वरूप क्या था, या विज्ञान के दिशा धारा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में? देखिए, वो बात अपन पहले परिष्कृत रूप में स्पष्ट कर चुके हैं, व्याख्या कर चुके हैं। विज्ञान के अनुसार जो सारे जितने भी धरती के साथ कुकर्म करना है, वो सब उसमें हमारा गति बढ़ी। मानव के साथ जितना कुकर्म करना था उसमें गति बढ़ी। विज्ञान का इतिहास ही, कथा ही ये बताता है, सामरिक तंत्रों को बुलंद करने के लिए विज्ञानियों को पैसा दे करके, खरीद करके सामरिक शक्तियों को बढ़ाई गई। ये बात आपको समझ में आता है? आता है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजियाई है? कन्फ्यूजियाई इनको नहीं है, ठीक है ना। ये तो राजा युग में भी रहा होगा। हाँ, राजा युग में की ही बात है ये जो कर्म कुकर्म है ना, ये राजा युग के ही देन है, उसी को राजयोग कहलाता है। इसीलिए हम ज्योतिषी को यहाँ रखा। हम बाद में छुएंगे रे, हम सेठ की चुपचाप रखे हैं। ऐसा कुकर्म करने वालों को ज्योतिष में गाया है राजयोग। मारे पीटे कूटे हड़पे, धन को हड़पे, लड़कियों को हड़पे, इस कृत्यों को राजयोग लिखा है। क्या मतलब है इसका? अब देखिए बाबा, वो ताकत तो समाज ने और परंपरा ने वही को दे दी। वही अब वो उसका दुरुपयोग किया, उसको क्या क्या दुरुपयोग क्या है? राजा को ये करना ही है। आप तो महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए। युवराज अपने गद्दी में युवराज आ गया और महाराजा बनने की पहले राज्य का विस्तार करना है। खत्म हो गई बात। अरे नमस्कार, हम आगे चलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए राजयुग में ही ये संपूर्ण युद्ध तंत्र का बुलंदगी हुई, ठीक है। उसको बराबर बरकरार ये गणतंत्र भी लेके ही चले आया है। ये कोई छोड़ा नहीं, कसर नहीं छोड़ा है, ठीक है। और उसी के लिए ये विज्ञान सकल यंत्रों को बनाया, उसमें बचक करके कुछ कुछ लोकोपकार के लिए बन गए। जैसा गाड़ी घोड़ा
ये जो यही यंत्र है ये सब इनके बनाने की नियत नहीं थी। ओह, अरे कहाँ लगाए पड़े हो। महाराज जी, लोक व्यापीकरण की नियत भले ही ना रही होगी, लेकिन बनाने के पीछे ऐसा नियत कैसा रहा होगा कि हम शुरुआत जो है ना सामरिक प्रयोग के लिए ही पूरा दूर संचार शुरू हुई है। और ठीक से इतिहास को पढ़िए, पूरा संचार व्यवस्था जो है ये सामरिक तंत्र के लिए बनी। संयोग क्या हो गया महाराज जी, उसके साथ व्यापार बुलंद हो गया। बहुत बड़ा। अभी राजा के बाहर हाथ से जो बाहर बचकने की जो बात आई वो प्रौद्योगिकी विधि आ गई। प्रौद्योगिकी विधि आने से जो सामरिक तंत्र के लिए जो देते हैं उतने से जो प्रौद्योगिक उद्योगों को उद्योगपतियों का पेट भरा नहीं। कैसा हो गया? नहीं भरा। ठीक से समझो इसको। ये बच गया तो सब बच गएगा। उद्योगपतियों को सामरिक तंत्र के लिए दे करके पेट नहीं भरा, तब क्या करते? सर्वमानव उपयोगी विधि को अपना बोले, बढ़िया एक छोटा गाड़ी दे करके बचका दिया। आदमी गाड़ी घूमना शुरू कर दिया। क्या करते? फोर्ड नाम की एक आदमी हुआ है, वही पहले बार आदमी को गाड़ी बना करके दे दिया। आप इतिहास को देखिए, उसके बाद बाकी लोग सब बातें हैं। फोर्ड फाउंडेशन आज भी बैठा हुआ है। वही आदमी है जो छोटा सा गाड़ी, उसमें विश्वास दिलाया राजा को, राजतंत्र को, भाई इसमें क्या क्या होने वाला है, देखिए 2 आदमी बैठने वाला गाड़ी है। वो बचका दिया 2 आदमी बैठ के घूमने लग गया। उसके पहले एक ही नहीं घूमता रहा। ठीक है, वो बच गए। उसके बाद जो है ना दूरसंचार में ये जैसा वायरलेस आया, उसको अभी भी हर कंट्रोल करके रखें। नहीं भाई सबको नहीं देना, क्या चीज़ है सबको ना देना, कई को ना देना भाई। तो उनका जो सामरिक जो प्रक्रिया है संघर्ष करने की, उसमें वो सहायक है ऐसा मानकर आज भी रखे। हमारे ठीक है ये। और वायरलेस को वो तो पकड़ के रखा, इन्होंने इंटरनेट बचका दिया। क्या बचका दिया? क्या बच गए? बचक करके इंटरनेट का आ गया। साला तुम रखे रहो तुम्हारा वायरलेस को कहा। वो वायरलेस से यहाँ से 10 किलोमीटर जाने की पहले इंटरनेट में करोड़ माइल चले गया। ऐसा कार्यक्रम चल रही है। दूरसंचार जो है ना बचक करके आदमी के हाथ में पड़ गई। उस क्रम में जो है अंततोगत्वा ये स्वीकार लिया, जो राज्य भी स्वीकारा, जनता भी स्वीकारा, उसको बनाए रखने के लिए तैयारी किया। ये ट्रेन भी कहाँ से शुरू हुआ? उसी के लिए, मिलिट्री के लिए। उसके बाद जंगल को डहारने के लिए शुरू हुआ। पहले मिलिट्री, उसके बाद जंगल, उसके बाद बच गए, आदमी घूमने लगे। अभी ये दोनों रह गए, आदमी घूमना ज़्यादा हो गया। महाराज जी, जिस व्यक्ति ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, वो ये सोच के तो नहीं किया है कि इससे बाद में युद्ध करेंगे। टेलीविजन की युग दूसरा हो गया। नहीं, टेलीविजन की युग जब शुरू हुई है सन 45 में, है ना, तो वो युग आते तक में वो दूसरी स्थिति हुई। महाराज स्टीम इंजन की बात किया मैं। स्टीम इंजन, हाँ, स्टीम इंजन भी बने। जहाँ तक तकनीकी है वो उसके लिए नहीं बनी थी। मैंने वो युद्ध को लेकर के नहीं बना। वो आम आदमी स्टीम इंजन को पहचाना, उसको फिर बाद में कंट्रोल में ला करके वो युद्ध में प्रयोग किया। उसके बाद बचक के आदमी के पास आ गए। महाराज जी, इसमें 2 पक्ष हो गया। एक तो किसी चीज का आविष्कार कर लेना, किसी यंत्र का। दूसरा बात है उसको लोक व्यापीकरण करना या नहीं करना। तो इसमें जो आविष्कार वाला मुद्दा है वो हठात है। घटना विधि से आविष्कार हुई हैं। तो उस समय तो किसी की बुद्धि ये तो बात सही। व्यापार करेंगे कुछ नहीं था, ना व्यापार था ना मिलिट्री थी। ये तो बात सच्ची है। चीज जो है ना पहचान में आया है, जैसा चक्का घुमाना जो है, ये युद्ध को थोड़े ही सोच करके हुआ नहीं हुआ। तो युद्ध को वो 2 चक्का यदि समझ में आने के बाद उसको जो युद्ध में उपयोग करने की बात ज़्यादा अट्रैक्ट हुए,
वैसे ही युद्ध में इंजन को उपयोग करना, गाड़ी को उपयोग करना शुरू किए ही हैं। ये हमारा कहने की मतलब आविष्कार एक अलग चीज़, मनुष्य को हाथ लगने की तरीका अलग चीज़ है। किस बात का हाथ लगना? वस्तु को निर्माण करने की मूलभूत प्रेरणा मिलना एक अलग चीज़ है। वो प्रौद्योगिकी में आना और जो वांछित व्यवस्था में प्रयोजित होना एक अलग है। उस वांछित व्यवस्था में प्रयोजित होने के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। जी महाराज जी, लेकिन जब विज्ञान के इतिहास की बात करेंगे तो अनुसंधान की भी बात आएगी। हाँ, वो देखिए, ये विज्ञान और तकनीकी दो बात है इसमें। तकनीकी ये कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी से आविष्कार कम हुआ है, ठीक है। उसमें यदि आविष्कार हुआ भी होगा बाबा, तो इस प्रकार की चीज़ों को बनाने में कितना योगदायी है उसको आप लोग इतिहास लिखोगे, ठीक है। तो जो वस्तु मूल में एक स्टीम इंजन का प्रेरणा है, सामान्य बुद्धू आदमी के पास ये प्रेरणा है। टेलीफोन का प्रेरणा एक बुद्धू आदमी के पास आई, और एक तो मैंने ये एरोप्लेन को उड़ाने का प्रेरणा सामान्य एक मैकेनिक को आई। इस प्रकार से सामान्य व्यक्तियों के पास ये सब चीज़ आया है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी के पास ये कुछ नहीं आया है। जो पढ़े लिखा हुआ आदमी के पास आया है बम का ज्ञान, परमाणु बम बनाने की प्रेरणा, ये सब चीज़ें आया होगा मेरे अनुसार। उसको आप लोग सटीक लिखेंगे, ठीक है। ये तो ना, इसके बावजूद ये सब माने के बावजूद सामान्य व्यक्ति से आ तो गया, उसका उपयोग करने के लिए राजविधा में जो पहले कंसिडरेशन हुई है, यह सामरिक विधि में ही उपयोग करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया। ये हमारा कहने की मतलब, ठीक है, उचित है। सही है। अच्छा, अभी जो आविष्कार हो रहे हैं ज़्यादातर यही सोच के हो रहे हैं, अभी जो भी फर्दर डेवलपमेंट करना है या नया आविष्कार करना है, इसी उद्देश्य से, या फिर व्यापार या फिर युद्ध। बाबा, इसको दो स्तर पर हम लोग देख सकते हैं। एक तो विज्ञान और उससे पैदा होने वाली जो तकनीकी है, उसके उपयोग या दुरुपयोग के आधार पर उसकी हम समीक्षा करें। दूसरा, विज्ञान जिस अवधारणा पर आधारित है ना, हम उसकी समीक्षा करें, है ना। ये बात सही है, ये बात सही है। उसकी समीक्षा करना वो ज़्यादा सटीकता, हाँ वो सटीकता, हाँ वो बात हो जाएगी। इसके विकल्प में हम कैसे विज्ञान को देखते हैं, सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का क्या स्वरूप निकलता है, इसको प्रतिपादित करना ये ज़्यादा आवश्यक लगता है। हाँ, जो एक देखिए, सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का मतलब ये होता है, तो विवेक पूर्वक निर्धारित लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करना विज्ञान का काम। तो जो लक्ष्य क्या होता है पूछा, मानव लक्ष्य क्या होता है पूछे, ठीक है। तो जीवन जागृति परम लक्ष्य एक, उसके लिए विज्ञान कैसा दिशा निर्धारित करता है, ये किया आता है। उसके बाद समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये मानव अपेक्षा है, मानव का लक्ष्य है। ये इसके लिए हम विज्ञान क्या दिशा निर्धारित करता है, यही हमारा सहअस्तित्ववादी विज्ञान विवेक का मतलब है, ठीक हो गए। इसमें जो है ना, परिवार से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की लक्ष्य निर्धारित होता है, दिशा निर्धारित होता है। इसमें अपने को कोई भी हाच-पाच, कोई भी भ्रम नहीं है, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं अपन। उसके बाद आता है जो प्रचलित विज्ञान के बारे में जो बताया, विज्ञान का सर्वोपरि उपयोग सामरिक तंत्र के लिए हुई, ठीक है। एक बात उपयोग के रूप में बताया। और विज्ञान का मूलभूत बात है वो ये है, विज्ञान अपने को सत्य को उद्घाटित करने के लिए अपना आश्वासन देता है। जो कुछ भी उनका सत्य को बताने के लिए आधार है, प्रमाण है, वो यंत्र है। यंत्रों से जो कुछ भी रिजल्ट निकलती है, परिणाम निकलती है, उसको अंतिम सत्य नहीं मानना है। ये विज्ञान की आज की स्थिति है, शुरुआत की स्थिति, आज तक की स्थिति है। उसको अंतिम सत्य नहीं मानना। यंत्रों से जो कुछ भी तब परिणाम निकली, उसको अंतिम सत्य नहीं मानना, ठीक है। इस ढंग से आगे उसको और कोई यंत्र बनाने के लिए सोचना, और कोई प्रयोजन निकालने के लिए सोचना, इस ढंग से परंपरा बनाने की बात कहते हैं, ठीक है। ये
अब उसमें मूलभूत ये प्रश्न यही उद्भूत होता है, क्या परम सत्य अंतिम सत्य को क्या विज्ञान संसार समझा है जिसको खोजते चला है? ये आता है। यदि नहीं समझा हुआ है तब अंतिम सत्य प्रथम सत्य क्या होगा, इसको कौन बताएगा? ये बात तो प्रश्न चिन्ह में आ जाता है, जैसा अद्वैतवादियों का मोक्ष की बात है। ठीक है ना? तो मोक्ष के बारे में गवाही कौन देगा? उसके लिए वो उत्तर दिया है हमारे यहाँ, तो जो निमक की पुतली समुद्र को नापने गया तो क्या हो गया? वो समुद्र में गल गया। क्या हो गया रे? समुद्र में गल गया। मैंने बोला काठ की पुतली होगा तो क्या होगा? तैरेगा समुद्र में। क्या होगा? तैरेगा। तैरेगा तो नापेगा, तब क्या होगा? पुतली होगा तो कैसे नापेगा बाबा? अरे आप ही ने कह रहे निमक का पुतली, हम काठ का पुतली कहा। जब नमक का पुतली नाप सकता है तो काठ का पुतली क्यों नहीं नापेगा भाई? नहीं, नमक की पुतली नहीं नाप सकी, ऐसा प्रूफ। अच्छा, ये काठ का पुतली नापेगा? तो आप हमारा कल्पना की दौड़ में कुछ भी हम कह लें, एक अलग चीज है। उसके लिए अपन कह ही रहे हैं प्रतीक प्राप्ति होने वाला नहीं है, उपमा उपलब्धि होगी नहीं, ना उपमा उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, प्रतीक ना प्राप्ति हो सकती है। ये तो हो गए उस विधा के लिए पूरा काम। और इस विधा के लिए, विज्ञान विधा के लिए यही आती है, तो विज्ञान क्या सत्य को समझ करके प्रयोग कर रहा है, सत्य को ना समझ करके सत्य को खोज रहा है। इसको सोचने की बात आता है। हर जगह में यही बात होती है, ये अंतिम सत्य नहीं है। हर यंत्रों से उपलब्धि को यही कहा जाता है। ये तो बात सच्चाई है। ये तो हमारा समीक्षा की स्वरूपित नहीं है। इसमें हमारा कोई आरोप नहीं है, आपने वो कर दिया, ये कर दिया। आप जो कर दिया वो इतिहास रखा ही है। अंत तो गत्वा क्या है, विज्ञान से हमको कोई दिशा या लक्ष्य निर्धारण करने में हमारा कोई सहायता हुई नहीं है। सुविधाओं में बहुत सारी चीज़ उपलब्ध हो गई, वो निर्धारित रूप में ये महत्वाकांक्षा रूपी अब सुविधाएँ हमको उपलब्ध हुआ है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, हरिहर। इसके अलावा और कुछ हुआ? इस संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की समीक्षा और समाधानात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन, ये भी मुझे लगता है कि विज्ञान के संदर्भ में आवश्यक है। हाँ, देखिए वो उसमें जो एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा यही बनता है, तो जो कोई भी दो ग्रह, ये जैसा कि धरती घूम रहा है, धरती जो है ना दूसरे कोई धरती से, सूर्य से या और कोई ग्रह गोल से खींचातानी वश सब घूम रहा है, ऐसा इनका सोचना है। हमारा सोचना यह है व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। दोनों में कितना दूर है आप ही सोच लो। समाधानात्मक भौतिकवाद में ये हम कह रहे हैं, ये दोनों ये अपने व्यवस्था को माने प्रमाणित करने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से काम कर रहे हैं, और धरती अपने को स्वयं व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की क्रम में काम कर रहा है। ऐसा समाधानात्मक भौतिकवाद कहता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कहता है ये दूसरे ग्रह के खींचातानी से ये अपने को बचाव के लिए पागल होकर के घूमता रहता है, ऐसा वो कहते हैं। अब बोलिए साहब क्या करोगे? विज्ञान है बाबा अभी की, उसकी जो कठिनाई हो है कि वो इस तरह की अवधारणा से शुरू करता है। हाँ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हाँ, से शुरू करता है, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भी वही वो संघर्ष के लिए ही जाता है। तो इसी आधार पर धरती के साथ भी संघर्ष कर डाला। हाँ, वो एक आवश्यकता से दिखने लगती है। हाँ, ये ऐसा बन गए, ऐसा बन करके अंततोगत्वा वही कालिदास विद्या पूरा हो गई। उसके स्थान पर हम अस्तित्ववाद से शुरू करते हैं, हाँ, तो उसका निष्कर्ष भी निकलता है वो पूरकता के अर्थ में ही परिभाषित हो पाता है। हाँ, ये एक दूसरे के व्यवस्था में मैंने भागीदारी करने का मतलब भी पूरकता को प्रमाणित करना है। पूरकता को प्रमाणित करने का मतलब भी होता है प्रयोजनों को पूरा करना, माने प्रमाणित करना। प्रयोजनों को प्रमाणित करने का मतलब भी है व्यवस्था को प्रमाणित करना। इस दूसरा कुछ होता ही नहीं। बर्बादी को प्रमाणित करने में कोई पूरकता की बात आती नहीं। ठीक है, ऐसा एक छोटा सा बात निकलती है। इसको ऐसा समीक्षा किया जा सकता है।
विवेक क्या है? हाँ? विवेक हाँ आदमी की जिंदगी के साथ उसका क्या संबंध है? और बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारी बातों के ऊपर जो चर्चा हुई, तो विवेक के द्वारा इन सारी चीज़ों को किस तरह से क्या रोशनी पड़ती है, या कैसा हम उसको समाधान के क्रम में प्रयोजित कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसको अभी कई जगह में हम बता चुके हैं। विवेक का मतलब होता है लक्ष्य को पहचानना, है ना। अस्तित्व का लक्ष्य क्या है भाई? सह अस्तित्व। और सह अस्तित्व ही अस्तित्व का लक्ष्य है। उसको छोड़ करके आप क्या भागोगे, मैं क्या भागूंगा, कहाँ भागूंगा? ठीक है ना। तो हर जगह में सह अस्तित्व मूल लक्ष्य है। ये आ गए। वो मूल लक्ष्य के आधार पर हम राज्य के बारे में क्या कहेंगे, माने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, समाज के बारे में क्या कहेंगे, ये सब करने से समाधानात्मक भौतिकवाद आता है। सह अस्तित्व को मूल में रखा और कुछ किया थोड़े ही है। हम थोड़े ही बहुत बड़ा भारी पसीना बहाए है। सेते मैत की मिली हुई जुगाड़ है भाई। है सह अस्तित्व को शीर्ष में रखा, ये लक्ष्य है भाई। समाज का लक्ष्य क्या है? सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व विधि से समाज को व्याख्या किया तो अपने आप से ठीक लगता है, आपको भी स्वीकार होता है, हमको भी होता है, और जो गांव वाले को हो बेहतर जी, और शहर वाले को भी होता है। बोलिए साहब, जो सोचते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है मानते हैं, उनको भी ठीक लगता है, जिनके पास नहीं है उनको भी ठीक लगता है, जो शोषण करते हैं उनको भी ठीक लगता है, जो शोषण नहीं करते हैं, दान करते हैं, उनको भी ठीक लगता है। उसके लिए क्या किया जाए? ये नहीं होता तब वो संघर्ष ही ठीक लगता था। आदमी कैसा, आदमी कहोगे, घोड़ा गधा कहोगे, क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? आप ही बताओ। उसके पहले वो ही ठीक लगता रहा, संघर्ष करना ही ठीक लगता रहा। उसको उचक उचक के गाँव थी भाई। हाँ, सतप्रकाश का भारत उचक उचक के गावत रहा। हम संघर्ष का राह अपनाए हैं, गावत रहा भाई हमारे सामने। तुम संघर्ष करके क्या करेगा चाहता सरे, ऐसा मैं पूछा। बस 2-4% आदमी है, उनको घाट उतार दिया तो सब सही है। घाट उतर गए, अब क्या करोगे? तुम करो ना भाई। इस प्रकार की आदमी जात है, इसको क्या करोगे आप बताओ? ठीक है ना। ये संघर्ष नाम की जो भाषा है, ये हमारा भ्रम का उपज है। भ्रम में हम कहीं भी तालमेल बैठा नहीं पाते थे। झगड़ा करो भाई। जैसा अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसा परिवार है चैन रिएक्शन वाले, तो कोई एक आदमी गोली से मार देता है, मार दिया साहब, वो तो चले गए यात्रा, ठीक है। और जो मर गया है उनके बच्चे के लिए 2 भैंसी खरीदते हैं। 1 भैंसी अभी 2 इनको पिलाओ। बच्चे को जब बच्चे जैसा आया है तो उनको दंड पे लो, ताकत बनाओ। ताकत बना करके मस्त मुस्तंड बनाया, बंदूक ला के दे दिया, उसको मार के आओ। मार के चले आए, खत्म हो गया। अब उनके बच्चे अब भैंस खरीदना शुरू किया, दूध पीना शुरू किया। ये चेन रिएक्शन हम समझता हजारों परिवारों में आपको मिलेगी, हजारों, एक नहीं है, हजारों परिवारों में ये चित्र मिलेगी। आज भी चले रहे वही चेन रिएक्शन। कौमी भावना में, कौमी विधि से तो एक कौम जो है ना अभी डंडा खा करके अभी तो चुप हो गया, तो अपने को सोचा कि नहीं भाई दूध पिया करो और हड्डी चापा करो और मस्तंडे बन जाओ और बंदूक चलाओ, चलो वो सारे कौमियों को सब मार के आओ। अब अभी तो पेपरों में तो आप सुन ही रहे हो, जिहाद छेड़ो। क्या चीज़ है भाई? सारे कौमियों को मारो तो ये की कौमी रहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आपका आवाज दिख ही रहा है। और क्या चाहते हो? संघर्ष करो में और क्या चाहते हो आप बताओ?
यही है संघर्षात्मक जनवाद, है ना, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यही है। ठीक है, अब उसके लिए लिखा समाधानात्मक भौतिकवाद। तो व्यवस्था में जीना ही तो संपूर्ण भौतिक पदार्थ जब व्यवस्था में है और मानव भी व्यवस्था में हो सकता है। संघर्षात्मक जनवाद, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, मस्ती से समृद्धि का अनुभव करना। क्या बात, ये चाहिए वो चाहिए, सोच लो। मस्त जो है ना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया और ठसके से जिया और 10 व्यक्तियों का उपकार किया, ये ठीक है। 10 व्यक्ति का जेब काटना क्या ठीक नहीं, बस हो गया, खत्म हो गया बात। बहुत धीरे धीरे बात। और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, व्यापकता को हम अनुभव किए, आप अनुभव करोगे। व्यापकता रहस्य नहीं है, अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं, इतने ही समाधान अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का एसेंस पॉइंट है। अब बताइए साहब, अब इसमें कौन सा बड़ी भारी पसीना बहात हो भाई? अनुभव ना करें, रहस्य को कब तक पूजा करें? जी, वो करें। शायद है अपन क्षत विक्षत हो गए हैं, उसके बाद भी हट धर्मिता को करेंगे और वे क्षत विक्षत होंगे, वो परिणाम ही उसका वो ही है। जी, हाँ ठीक है, तो अस्तित्व को लक्ष्य के रूप में देख लेना, ये विवेक। हाँ, यही आवश्यकता है। जो अस्तित्व जो है ना, बिल्कुल नित्य वर्तमान, प्रकाशमान, विद्यमान और प्रमाण, वर्तमान रूप में। अब वर्तमान में जब प्रमाण है तो वो कौन सा रहस्य है भाई? व्यापक वस्तु जितना सुलभ रूप में हर व्यक्ति को समझ में आता है, एक वस्तु उतना सुलभ रूप में समझ में नहीं आएगा। अब व्यापक वस्तु को सर्वाधिक गहन दुरूह रहस्य बना करके करोड़ों अरबों आदमियों को गन्ने की इसमें कोलों में डाल करके पेड़ डाला, सब बाद में खाद गोबर हो गए भाई। आप मानिए, करोड़ों आदमी खाद गोबर हो, हमारा परिवार में सैकड़ों आदमी खाद गोबर हो, जिसका इतिहास के लिए हम स्वयं साक्षी है। अब बताइए सब क्या किया जाए? तो इस विधि से आदमी सार्थक होने वाले विधि को अपनाने की आवश्यकता है। उसी विधि में ये आया अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व हमको भी समझ में आया है, आपको भी समझ में आएगा, इसीलिए रहस्य नहीं है। यदि हमको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आता है तो रहस्य है। ठीक हो गए, पूरा हो गया। अच्छा, इस ढंग से रहस्य से मुक्ति पाने की बात आगे। अस्तित्व में ना सिद्धि है ना चमत्कार है। अस्तित्व में जो कुछ भी है एक निश्चित प्रणाली है, निश्चित परिणाम है, निश्चित फल है। निश्चित प्रणाली पद्धति के अनुसार हमारा अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जो है ना समझदारी मूलक विधि से ही जीने योग्य इकाई है। इसीलिए इसका नाम ज्ञानावस्था की इकाई नाम दिया साहब। क्या गलत है? अध्यात्मवादी इसको ज्ञानावस्था की इकाई नाम दिए हैं, जीव नाम दिए हैं। हाँ जी, और भौतिकवादी भी आदमी को जीवे कहा है, रैशनल एनिमल, है ना, वो ऐसा नाम देते हैं वो आदमी जात को। ठीक है, ये सब बातें आपके सम्मुख दुकान रची हुई है। तो रहस्य में जीना है या यथार्थता के साथ जीना है? पहले आप हमको एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। रहस्य में जीना है तो पहले किताब प्रमाण वो सही है, उसी में जिया जाए, कोई आपत्ति नहीं। यदि किताब प्रमाण के अनुसार रहस्य में जीना दुभर हो गई है और उसके बाद यथार्थता के साथ जिया जाए ठसके से, क्या बुरा है इसमें? यदि थके नहीं है और रहस्य में जिया जाए, देखा जाए क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है। ठीक हो गया। तो हमारे अनुसार रहस्य जो है ना, मनुष्य को सुख शांति अमन चैन के आधार नहीं है। नंबर 1, सब वो जो सिद्धि चमत्कार, ये आदमी को अमन चैन जान माल की सुरक्षा करने में असमर्थ है। ठीक है ना? इस आधार पर हम कहते हैं
कि मनुष्य को यथार्थता को समझकर मानवीयता पूर्ण यथार्थता के साथ जीने की पद्धति, प्रणाली, नीति, रीति सबको तैयार किया जाए। यहाँ से मानवीय इतिहास शुरू होगा। अभी तक जो बीती हुई बात है, रहस्य पर कुछ आधारित कुछ इतिहास है, राक्षसीता पर कुछ इतिहास है, यह कुछ जो है ना पाशविता पर तो इतिहास भरी हुई है। इन्हीं के कंटिन्यूएशन में जीना होगा तो कोई मना करने वाला तो आता ही नहीं। काय को मना करेगा भाई? ठीक है, नहीं जीना होगा तो ये विधि, बात इतने सहअस्तित्ववादी विधि। बहुत सही हो गई, यह पर्याप्त है शायद। हाँ।